बीबीसी दुनिया में आज देखिए, नरम पड़े अमेरिका और ईरान। 1.5 महीने के तनाव के बाद नरम होते दिख रहे हैं अमेरिका और ईरान के तेवर। ईरान ने कहा खोल दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मगर अमेरिका अभी भी अपनी नाकेबंदी से पीछे हटने को राजी नहीं। हालांकि डील पर बात करने के लिए है तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अगर दूसरे दौर की बातचीत में पाकिस्तान में हुई डील तो जा सकते हैं इस्लामाबाद। कैसे हो रहे हैं इंतजाम, दिखाएंगे रिपोर्ट। लेबनान में 10 दिनों का सीज फायर लागू, लेकिन कैसे इससे पहले जंग से एक परिवार हुआ बुरी तरह प्रभावित, दिखाएंगे रिपोर्ट। और बीबीसी की रिपोर्ट, कुछ माइग्रेंट्स ब्रिटेन में कर रहे हैं परमानेंट रेसिडेंसी लेने के नियमों का मिसयूज। ब्रिटिश सरकार ने की जांच शुरू, जानेंगे कैसे घरेलू हिंसा को बनाया जा रहा है बहाना। और महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें हैरेसमेंट से बचाने के लिए यूके की पुलिस ने निकाला नया तरीका। कैसे हो रही हैं महिलाएं सुरक्षित, दिखाएंगे रिपोर्ट। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है, मैं हूं विदित मेहरा। ईरान और अमेरिका के बीच जमी बर्फ कुछ पिघलती नजर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि लेबनान में सीज फायर लागू रहने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी कारोबारी जहाजों के लिए खुला रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके कुछ मिनट बाद ही उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि जब तक ईरान से समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता, तब तक ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। फरवरी में जब से अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ जंग छिड़ी है, तब से ईरानी सेना ने इस अहम समुद्री रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। इस ऐलान के बाद तेल की कीमतों में तुरंत 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इस बीच जंग के दूसरे मोर्चे पर भी शांति की कुछ उम्मीद जगी है। गुरुवार रात को ट्रंप ने इसराइल और ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया था, जिसके बाद से लेबनान के हजारों विस्थापित लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। ईरान लंबे समय से कह रहा है कि लेबनान में संघर्ष रुकना अमेरिका के साथ हुई सीज फायर डील का एक अहम हिस्सा है। लेबनान में सड़कें व्यस्त हैं क्योंकि दक्षिण हिस्से से विस्थापित लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। हालांकि लेबनान की सेना और इस्राएली सेना दोनों ने ही लोगों को चेतावनी दी है कि वो लितानी नदी के दक्षिणी हिस्से की तरफ ना जाएं। इसराइल का कहना है कि दक्षिणी लेबनान के जिन हिस्सों में उसने कब्जा किया है, उन इलाकों में उसकी सेना तैनात रहेगी। इससे पहले ईरान समर्थित गुट हिजबुल्लाह ने कहा था कि अगर उसकी शर्तें पूरी होती हैं तो वो सीज फायर का पालन करेगा। जब सीज फायर का ऐलान हुआ, तभी हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल काउंसिल के सीनियर मेंबर वकील सफा ने बीबीसी संवाददाता नवल अल मंगाफी से बात की थी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ऐसे हथियार नहीं छोड़ेगा। क्या हिजबुल्लाह इसका पालन करेगा? देखते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि सीज फायर कैसा है। अगर ये 2024 जैसा हुआ तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हम पहले जैसी हालात में लौट जाएंगे। इजराइल के साथ पिछले 15 महीनों में जैसे हालात रहे, हम उस दौर में वापस नहीं जाएंगे। क्या हिजबुल्लाह कभी हथियार छोड़ेगा? कभी नहीं, जब तक सही और असली सीज फायर नहीं होता, जब तक इजरायली सेना की वापसी नहीं होती, जब तक कैदियों की रिहाई, विस्थापित लोगों की वापसी और पुनर्निर्माण नहीं होता, तब तक हिजबुल्लाह के हथियारों पर बात करना मुमकिन नहीं है। ला युमकिन अल हदीस अन सिलाह हिज़्बुल्लाह। और यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के नेता करीब 40 देशों के साथ एक बैठक कर रहे हैं, जिसका मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही को फिर से बहाल करना है। इस बातचीत में ना तो ईरान, ना इसराइल और ना ही अमेरिका शामिल हो रहे हैं। और 6 हफ्तों से लगातार चले आ रहे युद्ध के बाद 10 दिनों का सीज फायर लेबनान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। मगर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं, जो कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। हफ्तों से चली आ रही इस जंग ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। इसी में से एक परिवार की कहानी देखिए बीबीसी संवाददाता यूगो बचेगा की इस रिपोर्ट में, जिसमें कुछ तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। अस्मा के हाथों में उनके बेटे की खून से सनी वो जैकेट है जो उनके पैरामेडिक होने की पहचान थी, मगर अब ये उनकी मौत का प्रतीक बन गई है। फदेल सरहन सबसे पहले वहां पहुंचे थे। इस महीने की शुरुआत में हमने उनके और उनकी टीम के साथ आबादी में कई दिन बिताए थे।
लगातार ये डर बना रहता था कि कभी भी इजरायली हमला हो सकता है। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि फदेल और उनके दो साथी जब एक हमले वाली जगह पहुंचे ही थे कि इजराइल की ओर से एक के बाद एक किए गए 3 हमलों में उनकी मौत हो गई। इजरायली मिलिट्री ने यह नहीं बताया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने पैरामेडिक्स पर हमले क्यों किए। यहाँ लोगों में बहुत दुख, दर्द और गुस्सा है। उनके परिवार, दोस्तों और साथियों का कहना है कि फदेल को मारे जाने की कोई वजह नहीं थी। There was no reason for him to be killed. फदेल की बॉडी को वापस उनके गांव ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्हें यहीं एक अस्थायी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। फदेल के टीम लीडर उनकी मां को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अली से पूछा, तुमने उसे क्यों छोड़ा, क्यों जाने दिया? अली के पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसे कहा करती थी कि तुम घर पर रहो, लेकिन वो कहता था कि नहीं माँ, घायलों और बॉडीज को वहाँ से कौन निकालेगा। मुझे उस पर गर्व है। जो कभी दूसरों की मदद करते थे, आज उन्हें खुद मदद की जरूरत है। फदेल 43 साल के थे। फदेल की बिलखती माँ और 7 साल की बेटी अकेली रह गई हैं, जिनकी जिंदगी इस जंग ने पूरी तरह बदल दी है। बीबीसी संवाददाता ह्यूगो बचेगा की रिपोर्ट। रुख पाकिस्तान का। पाकिस्तान के नेता अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दूसरा दौर करवाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि अगर समझौता हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इस्लामाबाद से और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद के डील की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त नज़र आ रही है। सरकार ने अभी इस खबर को वेरीफाई नहीं किया है कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरे राउंड की टॉक्स को होस्ट करेगा, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट से किसी अहम पेशरफ्त की इंडिकेशन मिल रही है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद के ऑर्डर्स पर शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जॉइंट ग्रैंड कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान लोगों की तलाशी ली जा रही है, घरों, दुकानों और होटल्स की चेकिंग की जा रही है, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की जांच की जा रही है। शहर के एंट्री चेकिंग पॉइंट्स पर चेकिंग के लिए खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जबकि तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स और खुसूसी स्क्वाड शहर भर में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। सीनियर अफसरान भी फील्ड में मौजूद हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का जायज़ा ले रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो चेकिंग के दौरान पुलिस से कोऑपरेट करें और किसी सस्पिशियस एक्टिविटी की सूरत में फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे हैं उनको बंद कर दिया गया है और उन्हें 26 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा, लेकिन डीसी इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने ऐलान किया है कि ऐसा नहीं है। उनकी जानिब से जो है वो एक ट्वीट की गई है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अड्डे खुले हुए हैं। इन दोनों शहरों के अक्सर रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है और उसे भी बंद करने का फैसला नहीं किया गया है। और बीबीसी के एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कुछ प्रवासी देश में रहने के लिए झूठा दावा कर रहे हैं कि वे घरेलू हिंसा के विक्टिम हैं। वो उन नियमों का फायदा उठा रहे हैं जो असली पीड़ितों की मदद के लिए बनाए थे, ताकि उन्हें शरण लेने जैसे दूसरे रास्तों के मुकाबले जल्दी परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए। वकीलों का कहना है कि गृह मंत्रालय की कमजोर जांच के कारण कई प्रवासी बहुत कम सबूतों के आधार पर ही परमानेंट रेसिडेंसी ले पा रहे हैं, जबकि उनके अनजान ब्रिटिश पार्टनर्स की जिंदगी ऐसे झूठे आरोपों से पूरी तरह बदल गई है। बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन पर रिएक्ट करते हुए सरकार ने कहा कि घरेलू हिंसा के असली पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का गलत इस्तेमाल करना शर्मनाक है और स्वीकार करने लायक नहीं है। देखिए बीबीसी के पॉलिटिक्स इन्वेस्टिगेशंस कॉरेस्पॉन्डेंट बिली कैनबर की ये रिपोर्ट। हम उन इमिग्रेशन एडवाइजर पर नजर रख रहे हैं जो ब्रिटेन में रहने के लिए गलत तरीके से रेजिडेंसी हासिल करने में माइग्रेंट्स की मदद कर रहे हैं। अब हम उन नियमों के गलत इस्तेमाल पर फोकस कर रहे हैं जो सोसाइटी के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
हो सकता है कि आप घरेलू हिंसा के आधार पर आवेदन करने के लिए क्वालिफाई हैं। ये एली सिसवाका हैं, जो बिना लाइसेंस वाले इमिग्रेशन एडवाइजर हैं। ये उन कई सोशल मीडिया पोस्ट में से एक हैं जिनके बारे में हमें पता चला है। इस पोस्ट में माइग्रेंट्स को घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए बने स्पेशल प्रोटेक्शन के जरिए ब्रिटेन में रहने का तरीका बताया जा रहा है। इससे आप ब्रिटेन में हमेशा के लिए रह सकते हैं। और ज्यादा जानने के लिए हमने अंडरकवर रिपोर्टर को इस नकली कहानी के साथ उनके पास भेजा कि वो अपनी ब्रिटिश पत्नी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा शादी के कारण मिला था। रिपोर्टर ने ऐसा बताया कि अगर वो पत्नी से अलग हुए तो देश में नहीं रह पाएंगे। हम उनकी मीटिंग का इंतजाम कर ही रहे थे, लेकिन इमिग्रेशन एडवाइजर एली ने जल्दी से एक उपाय बताया। उन्होंने हमारे रिपोर्टर से कहा कि वो खुद को घरेलू हिंसा का शिकार बताएं, ताकि गृह मंत्रालय को ये स्टोरी बताई जा सके। मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि मुझे सेफ साइड पर रखने के लिए आपने मेरे लिए कोई स्टोरी बनाई है। आप क्या कहने वाले हैं? मैं एक कहानी बनाऊंगा। बेफिक्र रहो, मेरे पास एक कहानी है। एली, आप किन सबूतों का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं पीटा है तो कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई, तो ये काम कैसे करेगा? आपको कहना है कि आपकी पत्नी से बहस हुई है और पत्नी ने कहा कि याद रखो कि मैं ही तुम्हें यहाँ लाई थी। तो इस तरह आपके मामले को मैं मानसिक घरेलू हिंसा का मामला दिखाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि जब कोई आपके दिमाग के साथ खेलता है? घरेलू हिंसा पीड़ितों को दी जाने वाली छूट के तहत आपका आवेदन मंजूर हो गया है। क्या आपने ये किया है? वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मामला असली नहीं है। 30 सालों से कानूनी मामलों के एक्सपर्ट का इस बारे में क्या कहना है? ये हैरान करने वाला है क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले से जुड़े नियम बहुत कमजोर लोगों की मदद के लिए होते हैं। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट रहे हैं जो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे। उनके पति बहुत हिंसक थे और लगभग उनकी जान लेने की कोशिश की। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो घरेलू हिंसा के पीड़ित हैं और किसी ब्रिटिश नागरिक से उनकी शादी हुई तो उन्हें देश में रहने की इजाजत मिल जाती है। वो भत्ते के लिए दावा कर सकते हैं। उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी भी पहले से ज्यादा जल्दी मिल जाती है। डोमेस्टिक अब्यूज स्कीम के तहत स्थायी निवास के लिए किए गए आवेदनों के नए आंकड़े मिले हैं। इनसे पता चलता है कि आवेदनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये 3,700 से बढ़कर 5,600 हर साल हो गई है, यानी 2 साल में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी। नकली घरेलू हिंसा के दावों के मामले की बात माइग्रेंट्स कम्युनिटी के बीच फैल गई है, जिससे कि आयशा जैसे कुछ लोग, जो कि उनका असली नाम नहीं है, गंभीर और परेशान करने वाले आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पुरुष से 2020 में शादी के बाद उनके रिश्ते जल्दी ही खराब हो गए। वो बहुत ही कंट्रोलिंग और बहुत अब्यूजिव हो गए। वो मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते थे। इस दौरान मेरा रेप हुआ। आयशा, जो अपने एक्स पार्टनर के बच्चे के साथ गर्भवती थीं, उन्होंने दावा किया कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हो गई हैं। उन्होंने अपने पार्टनर के खिलाफ रेप के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, रिश्ता खत्म कर दिया और इस बारे में गृह मंत्रालय को भी बताया। मेरे एक्स पार्टनर को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। इसके बाद ही पुलिस में उन्होंने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। आयशा के पार्टनर आरोप लगा रहे हैं कि आयशा ही एब्यूजर हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा आपकी तरफ से हुआ। आपने उनकी इजाजत के बिना उनका फोन देखा और उन पर धोखेबाज होने का आरोप लगाया। क्या इनमें से किसी बात में सच्चाई है? इसके कोई सबूत नहीं है। इसमें से किसी बात में सच नहीं है। उनके मुताबिक झूठे आरोपों के बाद आयशा को पुलिस हिरासत में रखा गया। उन्हें 6 महीने के बच्चे से अलग कर दिया गया। होम ऑफिस ऐसा होने दे रहा है। मैंने होम ऑफिस के कारण 4 साल की बहुत तकलीफ भरी जिंदगी जी। होम ऑफिस ने हमें बताया कि नियमों का दुरुपयोग पूरी तरह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जो फर्जी वकील इसमें मदद करते हैं उन्हें जेल भेजा जाएगा। पैसे को आगे की जांच में फिर से लगाया जाएगा। एली सिसवाका ने इस बात को खारिज किया है कि वो घरेलू हिंसा से जुड़े फर्जी आरोप गढ़ने के लिए तैयार थे। नई बातें सामने आने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो उन नियमों का फायदा उठा रहे हैं जो समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। बीबीसी संवाददाता बिली कैनबर की रिपोर्ट।
अक्सर जब लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं तो उससे पहले क्या तैयारी करते हैं? सही कपड़े और फेवरेट म्यूजिक। लेकिन महिलाओं को अक्सर कुछ ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जैसे वो जगह ढूंढना जहां ठीक ठाक रोशनी हो, कभी कभी अपना लोकेशन शेयर करना। स्टडीज के मुताबिक कई महिलाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे महिलाओं को बचाने के लिए यूके में एक नया कैंपेन शुरू किया गया है। पेट्रोल पुलिस जॉगिंग की तैयारी कर रही है, लेकिन ये तैयारी कुछ खास है। ये लोग ऑपरेशन जॉग ऑन का हिस्सा हैं, जिसके तहत महिला पुलिस ऑफिसर्स रनिंग के लिए निकलती हैं और यूनिफॉर्म पहने पुरुष पुलिसकर्मी उनके साथ जाते हैं। अगर किसी ने इन महिलाओं के साथ गलत बर्ताव किया, खासकर ड्राइवर्स ने, तो ये उनसे निपटेंगे। जो लोग गलत बर्ताव करते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारे इलाके में ये नहीं चलेगा, और अगर ऐसा किया तो फिर हम आपसे डील करेंगे। लेकिन हम बाकी लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो विक्टिम्स की मदद करें। ये पहल इसलिए भी है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं सेफ फील करें, वो जब चाहें बाहर निकलें और दौड़ने या वॉक के लिए निकलें। हाल ही में बॉडी कैम से मिले वीडियो में हमने देखा कैसे वैन ड्राइवर हॉर्न बजाकर आया और बाद में उसने इससे इनकार कर दिया। मैं 27 साल से शादीशुदा हूँ, मैं इससे हिल गया हूँ। लेकिन वेस्ट मर्सिया पुलिस का संदेश साफ है। इससे पहले कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़े, इसके जरिए ड्राइवर्स को समझाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही बर्ताव से दिक्कत शुरू होती है, जैसे कि महिलाओं को देखकर हॉर्न बजा देना। पुलिस की इस टीम में एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी है, जो लोगों को सलाह देते हैं कि लोग आखिरकार इस तरह का बर्ताव क्यों करते हैं और उन्हें रोकने के लिए ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग महिला जॉगर्स को तंग करते हैं वो कहते हैं ये तो सिर्फ मजाक था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इसका महिलाओं पर क्या असर पड़ता है। कई महिलाओं को लगता है कि वो अकेले दौड़ने नहीं जा सकती। वो अक्सर ज्यादा पैसे देकर जिम ज्वाइन कर लेती हैं या फिर टैक्सी लेकर दूसरी जगहों पर जाती हैं। स्ट्राइड एक रनिंग क्लब है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, लेकिन महिलाओं का अनुभव पुरुषों से अलग है। एक दिन एक वैन मेरे पास से गुजरी, 2 बार हॉर्न बजाया और चले गए। वैसे तो ये आम बात है, लेकिन वो वैन फिर आई, मेरे करीब आकर रोड पर मेरे पीछे थोड़ी देर तक चलती रही। कार की विंडो से चिल्लाकर मुझे कुछ कहा और चले गए। मैं देख सकती थी कि वैन पर लिखा था वो कहाँ काम करते हैं। दौड़ने से सिर्फ शरीर थकता है, ये मानसिक या भावनात्मक तौर पर भी थकाव ना बन जाए। इसीलिए देश भर में ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जाए और इसे रोका भी जाए। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @bbcwithin। BBC दुनिया के साथ हम फिर होंगे सोमवार को हाजिर। तब तक ख्याल रखिए अपना।